नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक चौबे ओम गुरुकुल एकेडमी पर एक बार पुनः आप सबके सामने आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर हम पिछले दिन के जो बेस्ट करंट अफेयर क्वेश्चन है जो किसी भी एग्जाम के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे लेके आया हूं। जितने भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सामने लेके आते हैं, इसलिए आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपके लिए ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा जो आपको नहीं पूछा जाएगा वो आपको नहीं बताते हैं, लेकिन जो आपके क्वेश्चन बन सकता है सिर्फ वही मैटर पे हम बात करते हैं। ज़्यादा उसमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। जो पूछा जाए हम उतना ही पढ़ना है जितना हमें पेपर में पूछा जा सकता है। हमें पढ़ के कोई किसी विषय में मास्टरी नहीं करनी है, पढ़ाना नहीं, हमें एक जॉब लेनी है। इसलिए सभी विषय पे ध्यान देना होता है। पहले क्या होता था, कोई विषय आप पढ़ लीजिए, उसमें अच्छे नंबर वाले, दूसरा एवरेज कर लीजिए, लेकिन इस समय अब पैटर्न बदल गया है। अब सभी में आपको अच्छे नंबर लाने होंगे। अच्छे नंबर लाने के लिए उसमें क्या आता है, क्या पैटर्न आ रहा है, क्या पढ़ना चाहिए, ये आपको बहुत ज़रूरी है जानकारी है। और जो भी क्वेश्चन है उसे नोट जरूर पॉइंट कर लिया करो, उसमें जितने भी पॉइंट है, क्योंकि जितनी बार आप नोट करेंगे पॉइंट को उतना ही आपको याद रहेगा, उतने ही गलतियां कम होने की चांस रहेंगे। चलते हैं आज के क्वेश्चन के साथ, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन, भारत में 3 नए सांस्कृतिक स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? लेकिन अभी हाल ही में भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने ASI बोलते थे, हाल ही में सूचना दी कि 3 स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल करने की घोषणा की गई है। और ऑप्शन दिया है, A वडनगर, B मोढेरा का सूर्य मंदिर, C ऊनाकोटी स्थल, D नर। मतलब इनमें से कोई नहीं। पूछा क्या नहीं है, इनमें से नहीं है। अब देखिए अभी हाल ही में तीन स्थल को किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया। अब बात करते हैं यूनेस्को का अगर आपसे तो बहुत पूछा जाता है। यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, मतलब यूनेस्को का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, क्या होता है कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसका यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। और एक चीज़ और पूछा था, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों पेरिस, फ्रांस में है। ठीक, बात करते हैं कि अब तक यूनेस्को की अस्थायी सूची में भारत के विभिन्न सांस्कृतिक एवं जो जैविक विविधता वाले क्षेत्र स्थल हैं, लगभग 52 ऐसे स्थल हैं जिसे इस सूची में शामिल किए जा चुके हैं अब तक। कब तक? अभी तक 52। अभी हाल में चर्चा में क्यों है? अभी हाल में 3 नए स्थल, उन स्थलों को देखते हैं कौन कौन। पहला वडनगर। आपने वडनगर नाम सुन के बहुत ही चर्चा बना है, क्योंकि जो मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिला है मेहसाणा गुजरात में, उसके गांव है। मतलब मोदी जी की जन्मस्थली ये है। क्या है? प्रधानमंत्री की जन्मस्थली। ठीक, वडनगर को प्राचीन लिविंग सिटी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ये शहर जो है क्या बोला जाता है? प्राचीन लिविंग सिटी भी बोला जाता है। ये क्यों चर्चे में रहता है दोस्तों? क्योंकि प्रधानमंत्री की जन्मस्थली भी है और इसे प्राचीन लिविंग सिटी भी बोला जाता है दोस्तों। दूसरा दोस्तों, ये गुजरात के मेहसाणा जिले में पड़ता है। कहाँ? आप पूछ ले जाए
कि देखो जब चर्चा में है अस्थायी सूची में शामिल किया गया तो इसके बारे में जो भी जानकारी पूछी जा सकती है हम वही बताएंगे। किस जिले में पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है, तो गुजरात राज्य में पड़ता है। और क्यों चर्चा में रहते हैं, मोदी की जन्मस्थली है और इसे प्राचीन लिविंग सिटी भी कहते हैं। इसके बारे में इतनी जानकारी है। एक इसे वडनगर को शामिल किया गया है। दूसरा दोस्तों याद रखना, दूसरा एक अभी हाल ही में मोढेरा, दूसरा दोस्तों मोढेरा का सूर्य मंदिर आपसे पूछा जाता है। देखो किस लिए चर्चे में, क्योंकि इसे यूनिवर्सिटी की अस्थायी सूची में शामिल किया गया दोस्तों। लेकिन इसे ये ना पूछ के आपसे पूछ लिया जाए मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, ठीक है, या मोढेरा का जो मंदिर है वो किस देवता के लिए है। इसलिए आपको जो जरूरी नहीं वही पूछ लिया जाए, अलग अलग भी पूछा जा सकता है। इसलिए ध्यान रखना कि मोढेरा की कैसा मंदिर है, सूर्य का मंदिर है। ये किस देवता का है, सूर्य के लिए है, ठीक दोस्तों। और ये कहाँ पड़ता है, ये गुजरात के महसाड़ा जिले गुजरात में पड़ता है, ठीक। आपसे ये पूछ लिया जाता है ये मंदिर है तो किस वंश के शासक ने बनवाया, तो ये कब बनवाया अगर पूछ लिया जाए तो बनवाया 1026 से 27 के बीच में। कब था, चालुक्य वंश के शासक भीम प्रथम के शासन में, ठीक। क्या है कि ये मोढेरा का सूर्य मंदिर है, जो है मोढेरा का मंदिर सूर्य देवता के लिए है और महसाड़ा गुजरात में पड़ता है। ये 1026 से लेकर 27 के चालुक्य वंश के जो शासक थे भीम प्रथम, इनके शासन में ये इसका निर्माण किया गया। इतना ही पूछा जा सकता है। या फिर ये पूछ लिया जाएगा किस शासन के काल में या कब बनवाया गया है, कहाँ पड़ता है और ये मंदिर किसके लिए बनाया गया है, इसमें किस देवता का वास है, पूजा होती है, तो सूर्य मंदिर की। तीसरा दोस्तों है उनाकोटी स्थल। दोस्तों ये त्रिपुरा राज्य पड़ता है। कहाँ पड़ता है, त्रिपुरा राज्य, पूछे त्रिपुरा राज्य। अब ये किस लिए प्रसिद्ध है, इसमें उनाकोटी स्थल जो त्रिपुरा में पड़ता है दोस्तों, ये में जितने हिंदू देवताएं हैं उनकी एक रॉक द्वारा मतलब पत्थर से जो आकृति निकाली जाती है उसके लिए ये जगह प्रसिद्ध है। वहाँ पे कई ऐसी आकृतियाँ हैं जो हिंदू देवताओं की हैं। लेकिन एक चीज़ स्पेशल पूछी जाए तो शिव से संबंधित यहाँ में प्राचीन पूजा विधि के लिए भी ये प्रसिद्ध है। कौन सा, उनाकोटी स्थल। इसलिए अगर स्पेशल शिव भगवान के लिए आ जाए तब भी ये आंसर इसका सही होगा। तो कौन से तीन, वडनगर, मोढेरा का सूर्य मंदिर, उनाकोटी। वडनगर और मोढेरा का सूर्य मंदिर ये गुजरात में पड़ते हैं और उनाकोटी स्थल ये त्रिपुरा राज्य में पड़ते हैं। किसने शामिल किया, यूनेस्को ने। यूनेस्को के मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। और यूनेस्को का फुल फॉर्म ये आपको हमने दोस्तों बता दिया, इसे याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर नन, क्योंकि पूछा किसमें नहीं है, तीनों है, डी नहीं है तो डी आंसर हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से करिए, पूछा क्या गया है दोस्तों, क्योंकि जब तक हम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो जो पूछा जाएगा उसका विपरीत आंसर हम दे देते हैं। तभी हम लोग बोलते हैं पेपर के बाद, अरे उफ मैंने ये गलत कर दिया, धोखे से गलत हो गया, पढ़ा नहीं ध्यान से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने 2023 सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी किसको सौंपने की घोषणा की। अभी हाल में क्या सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 सौंपने की घोषणा करी, किसने की, किसके द्वारा हुई, पूछा जा सकता है किसके द्वारा हुई, ये हुई यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। बहुत से क्वेश्चन हम ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं कि क्वेश्चन में भी कुछ पॉइंट दिए जाते हैं, जैसे किसके द्वारा सौंपने हुई, ये UWW द्वारा, माने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के जरिए, ठीक है। ए ऑप्शन भारत, बी ऑप्शन भारत और श्रीलंका, सी ऑप्शन अमेरिका और वेस्ट इंडीज, डी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। दोस्तों अभी हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने 28 मार्च से लेकर 2 अप्रैल 2023 तक भारत के
राज्य नई दिल्ली को मेजबानी सौंपने की घोषणा की है। ठीक, कब की है? ये की है 28 मार्च से लेकर 2 अप्रैल के बीच तक। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये विश्व जो सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है पहली बार कब खेली गई, तो दोस्तों ये पहली बार 1979 से कहाँ हुई? भारत में हुई थी, जालंधर में। ठीक, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि दिल्ली इस चैंपियनशिप की मेजबानी कितनी बार कर सकता है, तो अब जो घोषणा हुई है 28 मार्च से 2 अप्रैल के बीच होगी, वो 7वीं बार होगी। कौन सी बार होगी दोस्तों? 7वीं बार। अगर टोटल बात कर ली जाए भारत, तो भारत 9वीं बार, मतलब एक बार जब शुरू हुई तो उसके बाद एक बार 1987 में मुंबई में भी मेजबानी कर सकता है, मुंबई शहर। तो क्या क्या देखना है? ठीक, हमें क्या देखना है? कहाँ पे? नई दिल्ली में। कब से कब तक? 28 मार्च से 2 अप्रैल के बीच है पहली बार 1979। और किसके द्वारा? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कर। आपका क्या आंसर हो गया? भारत, ए ऑप्शन। लेकिन दोस्तों ऑप्शन भी देख लीजिए, हमने ऑप्शन क्यों रखे हैं? क्योंकि ऑप्शन जरिए कुछ और आपको बताना है जिससे आपका फैक्ट रिवीजन होता रहे। अभी हाल में देखा होता कि T20 विश्व कप भारत सेमीफाइनल में हार के बाहर हो गया, तो बहुत उसके चर्चे हुए, क्यों हारा, कैसे खेल खेला। जितने भी 3 ऑप्शन है तीनों उसी के आधार है कि अभी 2022 का T20 विश्व कप आप नोट कर लेना कहीं फैक्ट को दोस्तों। T20 विश्व कप जो अभी 4-5 लगातार 8 सालों में होंगे वो सभी हम नोट करा दे रहे हैं। T20 विश्व कप कब कहाँ होंगे ये नोट कर लीजिए। सबसे पहली बात, ये प्रत्येक दूसरे साल होते हैं, 2 सालों में एक बार होते हैं। ठीक, तो इसलिए अभी 2022 में कहाँ हुए थे? ये हुए थे ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ हुए थे दोस्तों? ये 2000 जो ख़त्म हुए ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, आप लोग जरूर कमेंट करना 2022 में किसने जीता ये विश्व कप, T20 विश्व कप। ठीक, अब बात करते हैं 2024। पहली बार ऐसा होगा जहाँ पे क्रिकेट इतना प्रचलित भी नहीं है, वहाँ होने जा रहा है। कहाँ पे? अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। कहाँ पे दोस्तों? अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। मतलब अमेरिका में नहीं होता है, वेस्ट इंडीज तो अच्छा खेलती है। तो 2024 में T20 विश्व कप का आयोजन 2 देशों में होगा। कहाँ का? अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। दोस्तों बात कर लें 2026 की। अब 2026 में ये भारत और श्रीलंका 2 देशों में होगी। कहाँ होगी दोस्तों? भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से। ठीक, 2026 में। बात करते हैं 2028 की, क्योंकि सब 2-2 साल के अंतराल पे, देखो 2-2 साल के। बात करते हैं 2028 का विश्व कप है जो दोस्तों, ये होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया। और बात करते हैं 2030 की दोस्तों। 2030 में होगा इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड। ठीक दोस्तों, नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं, इसलिए जितनी बार देखेंगे नोट कर लिया। कब बताया? 2024 में अमेरिका वेस्ट इंडीज, 26 में भारत और श्रीलंका, 28 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, 30 में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड में। दूसरी बात, 2023 वनडे विश्व कप की मेजबानी भारत कर रहा है। ठीक, याद रखना 2023 वो वनडे विश्व कप है, ये T20 विश्व कप है, तो उसकी मेजबानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन, क्योंकि ये सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी नई दिल्ली में, और नई दिल्ली कहाँ है? भारत में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस मतलब नेशनल मैथमेटिक्स डे के तौर पर मनाया जाता है। ये दोस्तों देखो, ए ऑप्शन 22 दिसंबर, बी 16 अक्टूबर, सी 11 अक्टूबर, डी 8 मई। दोस्तों ये 22 दिसंबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है। किसके याद में? श्री निवास रामानुजम
के जयंती पर, ठीक। उन्होंने गणित के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया था। और किस उद्देश्य मनाया जाता है? क्योंकि गणित के क्षेत्र में विकास और लोगों को उसके बारे में बताने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर बी ऑप्शन ये बताया विश्व खाद्य दिवस। आपसे पूछ लिया है 16 अक्टूबर के कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व खाद्य दिवस। अगर इसकी थीम पूछे जाए, क्योंकि इसकी थीम ज़्यादातर पूछी जाती है दोस्तों, क्या होगी इसकी थीम 2000? लीव नो वन बिहाइंड। लीव नो वन बिहाइंड मतलब किसी को पीछे नहीं छोड़ना, सबको साथ लेके चलना। विश्व खाद्य। अब 11 अक्टूबर के अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस दोस्तों इसकी थीम क्या होती है? आवर टाइम इज नाउ, ठीक। उसके बाद आवर राइट और उसके बाद ही आवर राइट और आवर फ्यूचर है, ठीक दोस्तों। 8 मई तो विश्व रेड क्रॉस डे मनाते हैं, ठीक है। इसकी अगर थीम रेड क्रॉस डे की बना बी ह्यूमन काइंड है, क्या? बी ह्यूमन काइंड, ठीक। क्या आंसर हो गया? ये ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 2022 के अकादमिक उत्कृष्टता के लिए हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा भारत का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड किसे प्रदान किया गया दोस्तों? यून किंग टांग, बालकृष्ण दोषी, बिल गेट्स और रमेश अरोड़ा को दोस्तों। क्या देख रहे हैं अभी हाल? देखो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसके लिए जब पहली बार घोषणा की गई थी कि ऐसा पुरस्कार कोई दिया जाए तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिया था, लेकिन दिया किसे? ये उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। अब आप बताइए कि ये जगदीप धनखड़ कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति हैं, ठीक। आप लोग कमेंट करना। तो किसे दिया गया है? रमेश अरोड़ा को दोस्तों दिया गया। ये किसमें से? राजेंद्र प्रसाद अवार्ड। ये लोक सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक। लोक सेवा या लोक प्रशासन कुछ भी बोलिए, उसी क्षेत्र में दिया जाए, जिससे दिया जाए रमेश अरोड़ा। और ये पहला पुरस्कार है क्योंकि ये प्रथम लिखा है भारत, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। पूछा भी जा सकता है कि राजेंद्र प्रसाद अवार्ड जो कि पहली बार दिया गया, किससे दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? तो जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति और रमेश अरोड़ा को पहला पुरस्कार दिया गया। अब पूछते हैं यून किंग टांग। देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए शस्त्र रामानुजम पुरस्कार, तो ये कहाँ के? कैलिफोर्निया के सहायक प्रोफेसर हैं। कहाँ के? यून किंग टांग कैलिफोर्निया के सहायक प्रोफेसर हैं। अब बी ऑप्शन बालकृष्ण दोषी रॉयल गोल्ड मेडल पुरस्कार। ये किस क्षेत्र में किया जाता है? ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक। ये भारतीय हैं और किसके द्वारा दिए गए? यूके सरकार में, मतलब ब्रिटेन की सरकार द्वारा ये रॉयल गोल्ड मेडल 2022 पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? ये वास्तुकला के क्षेत्र में किसे दिया जाए? ये एक भारतीय हैं, ये एक वास्तुकलाकार हैं और किसके द्वारा दिए गए? ब्रिटेन मतलब यूके के द्वारा, ठीक। बिल गेट्स को पाकिस्तान ने अपना पुरस्कार हिलाल पाकिस्तान बिल गेट्स को दिया गया, क्योंकि बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। इन्होंने पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन के लिए जो काम किया उसके लिए इनको हिलाल पाकिस्तान पुरस्कार से नवाजा गया दोस्तों, ठीक। तीनों हो गए। अब इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। हाल ही में फीफा ने फरवरी 2023 में क्लब विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना? ए ऑप्शन मोरक्को, बी ऑप्शन जापान, सी ऑप्शन ब्राज़ील, डी ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका। अभी हाल ही में कब फीफा ने आप लोग कमेंट करना, हमने बताया है कि फीफा के अध्यक्ष कौन है। फीफा अध्यक्ष और फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें दोस्तों, हैं। तो अभी कौन सा क्लब विश्व कप की मेजबानी
मैक्सो को सौंपी। किसे सौंपी दोस्तों? मैक्सो को। कब? ये फरवरी 2023 में इसका आयोजन होगा दोस्तों। बात करते हैं जापान की। फीफा विश्व कप अभी हाल ही में कतर में हुआ था दोस्तों। अर्जेंटीना ने 36 साल बाद फ्रांस को हराकर जीता। फीफा विश्व कप सबसे ज़्यादा बार ब्राज़ील जीत चुका है, 5 बार, 2 बार फ्रांस और तीसरी बार ये जीता था अर्जेंटीना ने। ठीक है। मोरक्को की, जापान की बात करें तो जापान अभी हाल में 49वां, याद रखना जो बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए नोट करते हुए चलना। ये 49वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजन होगा इसका होगा जापान में। क्या 49वां G7 शिखर सम्मेलन, ठीक, कहाँ पे होगा? ये होगा जापान में। अगर 50वां शिखर सम्मेलन G7 शिखर सम्मेलन की बात करें तो ये होगा इटली। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। है, अब आया ब्राज़ील। अभी हाल में G20 शिखर सम्मेलन जो इंडोनेशिया में दोस्तों हुआ, कब हुआ? 2022 में। एक कौन से क्रम का था? इंडोनेशिया में जो हुआ वो 17वें क्रम का है। कौन से क्रम का? 17वें क्रम का 2022 में। अब बात की जाए या अगर 18वें क्रम का पूछ लिया जाए दोस्तों आपसे तो ये भारत में होगा। भारत इसके 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता कर रहा है और 2023 में इसके जी शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा, बैठक करेगा। मतलब कौन से? 18वें संस्करण के। ठीक, और बात की जाए अगर 19वें संस्करण की आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों तो ये करेगा ब्राज़ील। ठीक, कौन सा संस्करण? ये 2023 में करेगा और ये कब करेगा? 2024 में। इसलिए इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील को G20 देशों का ट्रोइका देश भी कहा जाता है। ठीक, ट्रोइका उसे भी कहा जाता है जिसको पूर्व में कर चुका हो, वर्तमान में हो, आगे करने वाला हो। ये 3 देश में लेकर ट्रोइका, यही 3 देश हैं। उसके थीम, उसके विषय, क्या क्या टॉपिक होगा, सभी बात पे निर्णय यही 3 देश करते हैं दोस्तों। ठीक, बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका। अभी हाल ही 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, शिखर सम्मेलन का। कौन से? 15वां ब्रिक्स सम्मेलन। अब ब्रिक्स सम्मेलन में कितने देश होते हैं आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो सर्च करिए। लेकिन ये बता दें 15वां ब्रिक्स सम्मेलन पहली बार दक्षिण अफ्रीका 2023 में इसका मेजबानी करेगा। किसका? 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का। ठीक, इसका आंसर क्या हो गया? मोरक्को। जितने भी दोस्तों फैक्ट होता है इसलिए बता दें आपको रिवीजन होता चले, ना कि इसलिए कि आप लोग सुन के भूल जाइए, नोट करते हुए चलना। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। भारत सरकार ने 2022 में पद्मश्री प्राप्त प्रसिद्ध गमाका प्रतिपादक का निधन हो गया। निम्न कौन थे? पहले HR केशव मूर्ति, B पंडित बिरजू महाराज, C रामचंद्र मांझी, पंडित शिव कुमार शर्मा। बात करते हैं कि किसका पूरा गमाका प्रतिपादक, तो ये तो क्या थे? HR केशव मूर्ति। इनको ही 2022 में भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा था। ठीक, इनका ही अभी हाल ही में निधन हुआ, इसकी आंसर ये हो गया। निधन सभी का हुआ, लेकिन अब बात करते हैं पंडित बिरजू महाराज की। पंडित बिरजू महाराज या पूछ लिया जाए किस घराने से संबंध थे तो ये थे लखनऊ घराने से। किससे? लखनऊ घराने। और कौन से नृत्य से संबंधित थे? ये कथक से संबंधित। इतने पूछा जाएगा। ठीक, इनको 1986 में पद्म भूषण से नवाजा गया था। ठीक, 1986 में पद्म भूषण से नवाजा गया था दोस्तों। बात करते हैं रामचंद्र मांझी की, तो उनको 2021 में पद्मश्री से नवाजा गया था, पद्मश्री से। और इनको भोजपुरी नृत्य जिसे लौना नृत्य कहते हैं, ठीक, उसका प्रतिपादक माना जाता है। बिहार में जो एक लौना नृत्य चलता है वो भोजपुरी में, उसका प्रतिपादक किसे माना जाता है? रामचंद्र मांझी। तो इनका भी हाल ही में मतलब इसी वर्ष 2022 में निधन हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। ये पूछा जा सकता है पंडित बिरजू महाराज किससे संबंधित थे या रामचंद्र मांझी किससे संबंधित थे, बस इतना ही।
हैं पंडित शिव कुमार शर्मा, ये एक प्रसिद्ध संगीतकार और संतूर वादक थे। इनका बहुत ही क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित संतूर वादक निम्नलिखित कौन थे, या पंडित शिव शर्मा था, संबंध किससे था? तो बहुत ही एसएससी के पेपर में तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हर तीसरे पेपर में रखा होता है। ठीक दोस्तों, इसके ऊपर तो ये एक संतूर वादक हैं थे, निधन हो गए इनका, चारों का निधन हो गया। लेकिन अभी हाल ही में जो गमाका प्रतिवादक थे HR केशव मूर्ति, 2022 में पद्मश्री से भारत सरकार द्वारा नवाजा गया था दोस्तों। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? एक दिनेश कुमार शुक्ला, बी इकबाल सिंह लालपुरा, सी शांत श्री पंडित और ऋतु खंडूरी। खंडूरी होगा दोस्तों। ठीक, इसका आंसर हो गया दिनेश कुमार शुक्ला को किसका परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब बी ऑप्शन इकबाल सिंह लालपुरा अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष प्रमुख है, ये अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्तों। ठीक, कौन से? इकबाल सिंह लालपुरा। बात करते हैं शांत श्री पंडित, तो JNU की पहली वाइस प्रेसिडेंट, JNU की पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट। ठीक, क्या है ये? यह है JNU की पहली वाइस प्रेसिडेंट दोस्तों। बात करते हैं ऋतु खंडूरी, उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष, है। उत्तराखंड में अभी हाल ही में चुनाव हुआ यूपी सरकार के साथ में, वहाँ भी भाजपा रिपीट में आई है, तो उन्होंने ऋतु खंडूरी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया। तो उत्तराखंड पूरे जब से अपने अस्तित्व में आया, विधानसभा अस्तित्व में आया अपने, पहली बार महिला अध्यक्ष बनाई गई। किसे बनाया गया? ऋतु खंडूरी को। शांत श्री पंडित को JNU की पहली वाइस प्रेसिडेंट है दोस्तों, याद रखना। इकबाल सिंह लालपुरा अल्पसंख्यक आयोग के ये प्रमुख है, मतलब अध्यक्ष हैं। ठीक, ये इसका आंसर क्या हो गया परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का? दिनेश कुमार शुक्ला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। हाल ही में किसे संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया? अभी हाल ही में, मतलब ऊपरी सदन मतलब राज्यसभा के सभापति मतलब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। हमने आपको इस क्वेश्चन पूछा है कि जगदीप धनखड़ कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना दोस्तों। ने नामित किया है PT ऊषा को, या अधीर रंजन चौधरी को, या प्रमोद चंद्र मोदी को, या डी उत्पल कुमार सिंह को दोस्तों। तो दोस्तों अभी हाल ही में PT ऊषा को उस पैनल में नामित किया है। अब PT ऊषा इनको पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ये 58 वर्षीय एक एथलीट्स हैं। इनको हाल ही में ओलंपिक संघ का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। किसका? भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष। पहली महिला है दोस्तों। जहां भी पहला प्रथम लग जाए वही क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाए, यूपी से रिलेटेड हो दोस्तों, या फिर भारत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय या कहीं भी लेवल अगर प्रथम शब्द लग जाए तो इम्पोर्टेंट बन जाए। बी ऑप्शन अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के नेता है, विपक्ष के नेता है लोकसभा में। इनको लोक लेखा समिति का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोक लेखा समिति, ठीक, किसका? हर समय लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का ही नेता होता है, और खासकर विपक्ष का जो प्रमुख नेता होता है। ठीक, प्रमोद चंद्र मोदी की बात करें तो ये राज्यसभा के महासचिव, वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव। ठीक, प्रमोद चंद्र मोदी। उत्पल कुमार सिंह की बात करें दोस्तों तो ये लोकसभा के महासचिव हैं। और उत्पल कुमार सिंह की बात करें तो ये वर्तमान में संसद टीवी के CEO भी हैं। किसके स्थान पे इन्हें नियुक्त किया गया था? इन्हें नियुक्त किया गया था रवि कपूर की जगह पे दोस्तों।
ठीक, याद रखना। उत्पल कुमार सिंह इस समय 2 जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, एक तो लोकसभा में महासचिव के पद के रूप में भी और संसद टीवी के CEO के रूप में भी इनका काम चल रहा है। ठीक, याद रखना, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। ज़्यादातर ऐसे नहीं पूछे जाते तो किसी ना किसी क्वेश्चन में फिट कर दिए जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, इसलिए आपको इसका आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन हो गया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसके द्वारा नई पुस्तक फिट एट एनी एज लॉन्च की गई दोस्तों? ए PV अय्यर, बिमल जालान, सी राजेंद्र तलवार, डी रशीद किदवई। ठीक दोस्तों, देखो दोस्तों, ये फिट एंड एनी एज है जो पुस्तक लॉन्च की गई, ये है किसकी? PV अय्यर, PV अय्यर। तो बिमल जालान की पुस्तकें जो भी हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ज़्यादातर पूछी जाती हैं, इसलिए याद रखना। द इंडिया स्टोरी, क्या है दोस्तों? द इंडिया स्टोरी। ठीक, राजेश तलवार की पुस्तक है दोस्तों ए बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन, ट्यूशन। ठीक, क्या है दोस्तों? राजेश तलवार की है द बॉय हु रोट, यहाँ दोस्तों द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये भीमराव अंबेडकर के बचपन पे आधारित पुस्तक है। किसने लिखी दोस्तों? ये लिखी है राजेश तलवार ने। किसने? कौन सी पुस्तक? बहुत ही फेमस पुस्तक है दोस्तों ये, द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, BR अम्बेडकर के बचपन पे आधारित है, BR अम्बेडकर। ठीक, रशीद किदवई एक पुस्तक इन्होंने लिखी है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ये पुस्तक है लीडर पॉलिटिशियन और लीडर पॉलिटिशियन और सिटीजन्स, लीडर पॉलिटिशियन और सिटीजन। किसकी पुस्तक है? रशीद किदवई की। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, जितनी भी बता रहे सभी। इसका आंसर क्या हो गया? फिट एट एनी एज की किसने लॉन्च की? किसकी पुस्तक है ये? PV अय्यर की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। अभी हाल ही में देखो, ये ऑप्शन ए पॉइंट, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित कैप टू रेस। देखो दोस्तों, कैप टू रेस एक नौकायन रेस है दोस्तों। ये दक्षिण अफ्रीका के कैप टाउन शहर से कब? 2 तारीख को, मतलब 2 जनवरी को यहाँ से हरी झंडी दिखाई जाएगी। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका के कैप टाउन से 2 जनवरी 2023 को। ठीक, इसमें भारत की नौसेना की तरफ से एक नौसेना युद्ध जहाज है तारली ने हिस्सा लेने के लिए रवाना हो गया। कहाँ से? भारत से भारतीय नौसेना के कौन सा जहाज? तारली नाम से। याद रखना, पूछा जा सकता है ये कहाँ पे वाक़ है? ये नौकायन रेस है कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका से लेकर जो ब्राज़ील की राजधानी रियो जेनेरिया तक जाएगा। ये जो लौट जाने वाले रेस में जितनी भी दौड़ होगी, ये 1700 मीट नॉटी मीटर क्या होता है, नहीं ये क्लियर नहीं है, लेकिन 3000 किलोमीटर की लौटा वाटा इनकी किलोमीटर की दूरी हो जाएगी दोस्तों। कौन सा भाग ले रहा है? जहाज तारली जहाज ले रहा है। कब से? 2 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक जाएगा। है कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से ये यात्रा शुरू होगी, रेस शुरू होगी। कौन? ये नौकायन रेस है, इसी के बारे में बताया जाए। देखो, ये 2 जनवरी से लेकर 2023 हरी झंडी दिखाई और इसका समापन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में होगी। ठीक दोस्तों, बहुत। और इनका जो इनके कैप्टन है इनमें, ये अतुल कुमार। ठीक, अतुल कुमार है। इसका उद्देश्य है कि जो ये जहाज दल है जो यात्रा कर रहा है नौकायन में भाग लेगा ये रेस में, उनको प्रशिक्षण नेविगेशन कई जगहों में उनको प्रशिक्षण करना इनका मुख्य काम है। इन 5 सदस्यीय दल है, इतना ही जानना है। तो इसका आंसर क्या हो गया? दोनों, मतलब
सी दोनों ही क्वेश्चन सही, ये भी सही है क्योंकि इसका हाँ कौन सा संस्करण है ये केप टूडेज का, ये संस्करण है दोस्तों 50वां। ये पूछा जा सकता है कौन सा संस्करण 50वां संस्करण है। कहाँ से कहाँ तक यात्रा करेंगे, ये केप टाउन से लेके जेनेरियो ब्राज़ील तक जाएगी। और कब इस उद्घाटन होगा, 2 जनवरी को होगा। और भारत की नौसेना तरफ से कौन से जहाज ने भाग लिया, तारड़ी इसमें भाग लेगा। यह कैप्टन का नाम जो अतुल कुमार सिंह है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में किस देश द्वारा समलैंगिक विवाह को मंजूरी प्रदान की गई है। ए ऑप्शन अमेरिका, बी नीदरलैंड, सी चिली और डी स्लोवेनिया और स्विट्जरलैंड। अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने समलैंगिक जो प्रस्ताव का अमेरिकी संसद द्वारा पास किया गया उस पर हस्ताक्षर करिए। जैसे राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है कोई भी अधिनियम, कोई भी विधेयक अधिनियम बन जाता है, मतलब कानून बन जाता है। तो अमेरिका ऐसा करने वाला लगभग 32वें देश की लिस्ट में शामिल हुए। अभी तक 32 देश ऐसे हैं जो समलैंगिक विवाह को मंजूरी अपनी प्रदान दे चुके हैं। अगर सबसे पहले देश की बात की जाए समलैंगिक विवाह में तो नीदरलैंड प्रथम देश ऐसा है जिसने पहली बार समलैंगिक विवाह को अनुमति दी थी। समलैंगिक विवाह मतलब सेम जेंडर के बीच शादी होना। भारत में 2018 सितंबर तक ये आईपीसी की धारा 377 के तहत ये अपराध घोषित था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने इसे अक्टूबर 2018 के बाद से इसे अपराध घोषित करना बंद कर दिया, मतलब अपराध की श्रेणी से बाहर निकाल दिया। लेकिन भारत में अभी भी सेम जेंडर की भी शादी अब वैध नहीं है, मतलब अनुमति नहीं दी गई है। मतलब सेम जेंडर के बीच रिलेशनशिप में जो संबंध बनाना है उसे अपराध के बाहर कर दिया। इतने किया, अभी शादी को वैधता नहीं दी है। किसने? भारत ने, याद रखना। लेकिन इससे पहले तक नीदरलैंड प्रथम देश है और अभी आखिरी में क्या कौन सा देश? अमेरिका ने समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दिया। दोस्तों लगभग 32 ऐसे देश हैं विश्व में जिन्होंने समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दी। याद रखना। अभी हाल में आपसे पूछा क्या जा सकता है कि 2022 में निम्नलिखित कौन से देश हैं जिन्होंने समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी है, तो हम देख लेते हैं। किसने दी? अमेरिका ने तो अभी हाल ही में दी दोस्तों। नीदरलैंड प्रथम देश है जिसने समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी दोस्तों। चिली और स्लोवेनिया और स्विट्जरलैंड, ये ऐसे 3 देश हैं, 3 और यूएसए मतलब अमेरिका, 4 ऐसे देश हैं जिन्होंने 2022 में समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी। लेकिन भारत में समलैंगिक विवाह को मंजूरी नहीं है दोस्तों। सिर्फ कितना है कि आईपीसी धारा 377 को अवैध घोषित कर दिया, मतलब उसके बीच सेम जेंडर के बीच जो रिलेशनशिप बनता था, शारीरिक संबंध बनते थे, उसको अपराध के बाहर कर दिया क्योंकि वो अपने दोनों लोगों की रजामंदी से होता था। ठीक, समलैंगिक विवाह जानती हो कि सेम जेंडर के बीच में शादी होना। ठीक, चल इसका आंसर क्या हो गया? ए अमेरिका। कितने देश हैं? 32 देश हैं, याद रखना दोस्तों। पहला नीदरलैंड है और सबसे आखिरी पूछ लिया जाए तो अभी अमेरिका बना। छठी एथलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? उड़ीसा में, भोपाल में, लखनऊ में और चेन्नई में। अभी हाल ही में दोस्तों ये कहाँ पे? भोपाल में इसका आयोजन किया जा रहा है। महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का जो राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियन पहली बार की है निखत जरीन और सुमरनजीत ने जीत के साथ इसका खाता खोला है अपना, इसलिए चर्चा में कहाँ पर आयोजित हो रहा है? भोपाल मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाए? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, कुछ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए लेके आया हूँ। हैं, आपके लिए कोशिश करता हूँ जितने भी फैक्ट दिए जाएँ ऐसे दिए जाएँ कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हों। फिर भी अगर आप सहयोग ना करें, मतलब सहयोग क्या, वही वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। ठीक, अपने दोस्तों में जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। देखो आपका सहयोग यही है कि आप में लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मेरा ये सहयोग रहेगा आपको कि जो अब भी पेपर देने जाएंगे, आप पेपर से बाहर निकलेंगे तो एक भी क्वेश्चन इन वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। ठीक दोस्तों, देखो 19वीं विश्व एथलीट चैंपियनशिप 2023 की बात करें कहाँ पर होगा दोस्तों? ये होगा बुडापेस्ट हंगरी। कहाँ होगा? बात दोस्तों 19वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात करें तो कहाँ पे इसका आयोजन होगा? बुडापेस्ट हंगरी में। कब होगा? 2023 में दोस्तों इसका आयोजन
होगा। ठीक, अब बात करते हैं पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप कब होगी? 2023 में होगी। ये कहाँ होगी दोस्तों? उज्बेकिस्तान में। कहाँ होगी? उज्बेकिस्तान। पुरुष रग्बी विश्व कप 2023 कहाँ होगी दोस्तों? ये दोस्तों होगी फ्रांस में होगी। कहाँ होगी दोस्तों? फ्रांस में होगी। और फ्रांस में 2024 का ओलंपिक खेलों का आयोजन भी होगा दोस्तों। 14वां दक्षिण एशियाई खेल 2023 कहाँ होंगे दोस्तों? 14वें दक्षिण एशियाई खेल कहाँ होंगे? ये होंगे पाकिस्तान में। लेकिन हो जाए तब है, क्योंकि यहाँ से हर बड़े अंतर्राष्ट्रीय मैच या खेलों का आयोजन रद्द ही होना है, क्योंकि आप जानते हैं ये आतंकवादी देश है। विश्व सेम खेल 2023 ये होगा बोगोटो कोलंबिया में दोस्तों। विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 कब होगा? 2023 में। कहाँ होगा दोस्तों? थाईलैंड में। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कब? 2026। ये दोस्तों याद रखना पैरा है और ये विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप हो रहा है। ठीक है, अंतर रखना। पैरा वाली बात की जाए 2023 में होगा। कहाँ होगा? थाईलैंड में होगा दोस्तों। और अगर विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की बात करें दोस्तों, तो ये कब होगा? 2026 में। और कहाँ होगा? भारत में होगा दोस्तों, याद रखना। ठीक, भारत में। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा था। आप पढ़ते रहिए और स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। ठीक, धन्यवाद दोस्तों।